तो दोस्तों, ये मूवी उन गिनी चुनी ज़ॉम्बी फिल्मों में से एक मानी जाती है जिन्हें सच में देखने लायक कहा जाता है। ये कोरिया की सबसे सफल ज़ॉम्बी फिल्मों में से भी एक है जो ट्रेन टू बुसान के बाद काफी चर्चा में आए। इस फिल्म में ज़ॉम्बी कोई बिखरी हुई भीड़ नहीं होते, बल्कि उन्हें किसी ने ट्रेन किया होता है और उनका एक साफ मकसद होता है, इसलिए वे और भी खतरनाक और डरावने बन जाते हैं। यही इस कहानी को बाकी ज़ॉम्बी फिल्मों से अलग बनाता है। कहानी की शुरुआत एक बेहद अजीब हत्या से होती है। जब एक आदमी घर वापस आता है तो उसे पता चलता है कि घर की बिजली की वायरिंग रहस्यमय तरीके से खराब हो चुकी है और कमरे में किसी के चलने फिरने के निशान भी दिखाई दे रहे होते हैं। फिर आदमी को लगता है कि शायद घर में कोई चोर घुस आया है, इसलिए वह खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगता है। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे एक डरावनी परछाई दिखाई देती है। तभी आदमी को महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह पीछे मुड़कर उस रहस्यमय आदमी पर हमला कर देता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उस पर कोई असर ही नहीं पड़ता। वह बेहद फुर्तीला और ताकतवर होता है और कुछ ही सेकंड में उस आदमी को काबू में कर लेता है। फिर अचानक वह आदमी के गले पर काट लेता है। काटते ही उस आदमी के शरीर पर गंदे गंदे फोड़ जैसे पस बैग्स उभरने लगते हैं और कुछ ही सेकंड में वह जमीन पर गिरकर मर जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि हमला करने वाला आदमी वहां से भागता नहीं, बल्कि उसका खुद का शरीर धीरे धीरे सड़ने लगता है और आखिर में वह भी एक सड़ी हुई लाश बनकर गिर जाता है। इसके बाद थोड़ी देर में पुलिस को इस घटना की खबर मिलती है और वह मौके पर पहुंचकर जांच शुरू करती है। जांच के दौरान उन्हें एक बेहद डरावनी सच्चाई पता चलती है। तभी पुलिस को पता चलता है कि जो कातिल वहां मौजूद था वो असल में 2.5 महीने पहले ही मर चुका था, लेकिन उसकी लाश किसी तरह वापस जिंदा होकर आए और इस आदमी की हत्या कर गई। इस अजीब घटना को देखकर वहां मौजूद सभी पुलिस अधिकारियों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि एक मरा हुआ इंसान वापस जिंदा होकर कैसे हत्या कर सकता है। अब सवाल यह था कि आखिर वो लाश वापस जिंदा कैसे हुई और उसने इस आदमी को क्यों मारा। लेकिन पुलिस के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता। उधर इसी केस के सिलसिले में एक पत्रकार जिन्हीं का इंटरव्यू लिया जा रहा होता है, तभी अचानक उसे एक रहस्यमय आदमी का फोन आता है। फोन पर वो आदमी कहता है कि असली कातिल वही है और वह जिन्हीं को अगले दिन दोपहर 2:30 एक तय जगह पर लाइव इंटरव्यू देने के लिए बुलाता है। जब पुलिस को इस बात का पता चलता है तो वह इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती, क्योंकि यही असली कातिल को पकड़ने का सबसे अच्छा मौका था। इसके बाद जिन्हीं के बॉयफ्रेंड सोगजुन के नेतृत्व में पुलिस उस जगह पर भारी संख्या में बल तैनात कर देती है और कातिल को पकड़ने की पूरी तैयारी कर लेती है। फिर अगले दिन तय समय पर वो रहस्यमय आदमी सच में वहां पहुंच जाता है। जैसे ही इंटरव्यू शुरू होता है, जिन्हीं उससे कई सवाल पूछती है और हैरानी की बात यह होती है कि वह आदमी बिना झिझक हर सवाल का जवाब देता है। तभी वह अपना नाम और पहचान पत्र तक दिखा देता है और खुलकर कहता है कि वह एक स्पेल कास्टर है जो मरे हुए लोगों की लाशों को नियंत्रित कर सकता है। उसने साफ स्वीकार किया कि पिछली रात हुई हत्या उसी ने करवाई थी, लेकिन जिन्हीं को उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि लाशों को नियंत्रित करके हत्या करवाना एक बेइतों की कहानी है। लेकिन वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है कि जल्द ही उसे खुद इस बात पर यकीन हो जाएगा, क्योंकि इस इंटरव्यू का असली मकसद सिर्फ एक चेतावनी देना है। फिर वो कहता है कि आने वाले कुछ दिनों में वह 3 और हत्याएं करेगा। वो अभी से उन हत्याओं का समय, जगह और जिन लोगों को मारा जाएगा उनके नाम तक बता देता है। वह बताता है कि उसके अगले शिकार सेची फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के 3 बड़ अधिकारी होंगे, जिनमें डायरेक्टर मिनसोप, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सागिन और चेयरमैन सुगिल शामिल है। लेकिन वो यह भी कहता है कि इन हत्याओं को रोका जा सकता है। उसका तरीका यह है कि चेयरमैन सुगिल को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी। वो माफी सची है या नहीं, इसका फैसला जिन्हीं करेगी और उसे पूरे देश के सामने लाइव ब्रॉडकास्ट करना होगा। तभी जैसे ही उस आदमी ने अपनी बात खत्म की, वो अचानक अपने कपड़ों से एक खंजर निकाल लेता है और जिन्हीं को बंधक बना लेता है। पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है, लेकिन जिन्हीं की जान खतरे में होने की वजह से कोई भी तुरंत कार्रवाई नहीं कर पाता। फिर जब वे दोनों धीरे धीरे नीचे पहली मंजिल के लॉबी तक पहुंचते हैं तो जिन उस आदमी के हाथ पर एक अजीब सा निशान देखती है। तभी अचानक उसके शरीर में भी वही बदलाव शुरू हो जाता है जो शुरुआत में दिखे कातिल के साथ हुआ था। उसका शरीर धीरे धीरे सड़ने लगता है और कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह एक सड़ी हुई लाश बनकर गिर जाता है। अब सबको समझ आता है कि वो असली कातिल नहीं, बल्कि किसी के द्वारा कंट्रोल किया गया एक कठपुतली था। सवाल यह उठता है कि आखिर यह अजीब और खतरनाक जादू कहां से आया और इसके पीछे छिपा असली इंसान इस फार्मास्यूटिकल कंपनी को क्यों निशाना बना रहा है।
इन्हीं सवालों के आधार पर पुलिस तुरंत गहरी जांच शुरू कर देती है। जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि लाशों को कंट्रोल करने वाला यह जादू असल में एक खतरनाक काला जादू है। लाश के शरीर पर बने खास निशान और उस पर लिखी इंडोनेशियन भाषा को देखकर पुलिस अंदाजा लगाती है कि यह जादू इंडोनेशिया से आया है। तभी जांच में यह भी पता चलता है कि अगर किसी लाश के पास की मिट्टी को जादू करने वाले इंसान के खून के साथ मिलाया जाए तो उस लाश को अपनी मर्जी से कंट्रोल किया जा सकता है। उधर सोगजुन अपनी टीम के साथ कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से पूछताछ करने जाता है। वहां उन्हें पता चलता है कि पुराने चेयरमैन अब रिटायर हो चुके हैं और अब कंपनी की कमान उनकी बेटी मियोक संभाल रही है। पूछताछ के बाद भी पुलिस को कोई खास सुराग नहीं मिलता। बस इतना पता चलता है कि शुरुआत में जिस आदमी की हत्या हुई थी वो भी इसी कंपनी में रिसर्चर था। अब साफ था कि कातिल का निशाना बहुत सोच समझकर चुना गया था। मतलब कहीं ना कहीं इस कंपनी के पीछे कोई बड़ा राज जरूर छिपा हुआ था। फिर जब पुलिस ने और गहराई से जांच की तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। दरअसल एक कैदी के जरिए पुलिस को पता चलता है कि सेची फार्मास्यूटिकल्स नई दवाएं बनाने के लिए इंसानों पर बेहद क्रूर और गैरकानूनी एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी। इसके बाद ज्यादा पैसे कमाने के लालच में कैदियों ने पार टाइम जॉब का झांसा देकर 100 से ज्यादा लोगों को इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए भर्ती किया था। लेकिन इन एक्सपेरिमेंट्स के खत्म होने के बाद उन सभी लोगों की मौत हो गई थी और यही एक्सपेरिमेंट इस पूरी घटना से गहराई से जुड़ा हुआ था। जैसे जैसे अगली हत्या का समय करीब आने लगता है पुलिस ने सेची फार्मास्यूटिकल्स की बिल्डिंग में भारी सुरक्षा लगा दी ताकि लिस्ट में मौजूद लोगों को बचाया जा सके। लेकिन उन्हें लगा कि सब कुछ सुरक्षित है। तभी अचानक कातिल की योजना के मुताबिक हमला शुरू हो गया। तभी बिल्डिंग के नीचे लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही जिन्ही अचानक पीछे मुड़ती है और देखती है कि एक ग्रे कपड़े पहना हुआ ज़ॉम्बी उसके सामने खड़ा है। अचानक कुछ ही सेकंड में नीचे के पूरे मैदान में एक जैसी वर्दी पहने दर्जनों ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो जाते हैं। तभी पता चलता है कि यह वही लोग हैं जो उस एक्सपेरिमेंट में मारे गए थे और अब कातिल ने उन्हें कंट्रोल करके बदला लेने के लिए भेजा है। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, डायरेक्टर मिनसोप को मारना। फिर जैसे ही उनके हाथों पर वो रहस्यमय निशान चमकने लगता है, ज़ॉम्बी आर्मी अचानक आगे बढ़ने लगती है। अचानक वे बेहद तेज और ऑर्गेनाइज तरीके से हमला करते हैं। वे नागरिकों और सुरक्षा बलों को नजरअंदाज करते हुए सीधे अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। कुछ ही सेकंड में वे सुरक्षा घेरा तोड़ देते हैं और समुद्र की लहर की तरह बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। उधर ऊपर बैठे मिनसोप इस नज़ारे को देखकर डर से कांपने लगते हैं और सुरक्षा बल मजबूरी में ज़ॉम्बीज पर गोली चलाने लगते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि गोलियों की बारिश भी उन ज़ॉम्बीज को रोक नहीं पाती। फिर वे गिरते हैं लेकिन तुरंत दोबारा उठ खड़े होते हैं और आखिरी सुरक्षा घेरा तोड़कर सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। पुलिस के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, इसलिए वे बिल्डिंग की सारी लाइट बंद कर देते हैं और मिनसोप को इमरजेंसी एलिवेटर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा बंद होता है, ज़ॉम्बीज पहले ही वहां पहुंच चुके होते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज मिनसोप को नीचे जाते देख अचानक रुक जाते हैं क्योंकि उनके पास नीचे पहुंचने का एक और भी तेज तरीका था। अचानक वे एक एक करके बिल्डिंग से नीचे कूदने लगते हैं। इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद उन्हें कोई चोट नहीं लगती और वे तुरंत उठकर फिर दौड़ने लगते हैं। उधर पुलिस की सुरक्षा में कुछ एग्जीक्यूटिव्स अंडरग्राउंड पार्किंग तक पहुंच चुके होते हैं। लेकिन तभी स्टेयरवेल से ज़ॉम्बीज भी पार्किंग में पहुंच जाते हैं। इसी बीच जिन्ही अपनी कार तेजी से वहां लाकर एक ज़ॉम्बी को टक्कर मार देती है जिससे उन्हें भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि ज़ॉम्बीज गाड़ी भी चला सकते हैं। कुछ ही देर में कई ज़ॉम्बीज सड़क किनारे खड़ी टैक्सियों में बैठकर उनका पीछा करने लगते हैं। हाईवे पर दोनों तरफ से एक जबरदस्त कार चेस शुरू हो जाती है। ज़ॉम्बीज अपने अमर शरीर का फायदा उठाकर बार बार खुद को गाड़ियों के सामने फेंककर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। हालांकि सोगजुन की शानदार ड्राइविंग की वजह से वे कई बार बच निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वे एक टनल में पहुंचते हैं, ज़ॉम्बीज घेराबंदी कर लेते हैं। फिर एक ज़ॉम्बी गाड़ी से उतरकर सीधे उनकी कार पर हमला करने लगता है। कुछ ही सेकंड में विशील जोरदार हमलों से टूट जाती है और कई ज़ॉम्बीज खिड़कियां तोड़कर अंदर घुसने लगते हैं। तभी सोगजुन मजबूरी में गन निकालकर गोली चलाता है, लेकिन फिर भी वो ज़ॉम्बीज से पीछा नहीं छुड़ा पाता। फिर काफी संघर्ष के बाद सोगजुन की कार किसी तरह कई ज़ॉम्बीज से पीछा छुड़ा लेती है। लेकिन एक आखिरी ज़ॉम्बी बच जाता है जो सीधे ड्राइवर पर हमला कर देता है। अचानक जैसे ही कार टनल से बाहर निकलती है, वो रुक जाती है क्योंकि ड्राइवर पहले ही वायरस से इन्फेक्ट हो चुका होता है और कुछ ही सेकंड में चारों तरफ से ज़ॉम्बीज वहां पहुंच जाते हैं। कातिल की योजना के मुताबिक
उनका असली लक्ष्य सिर्फ मिनसोप को मारना था, इसलिए ज़ॉम्बीज उसे कार से घसीटकर बाहर निकाल लेते हैं और उसे जीदा ही पकड़ लेते हैं। इसके बाद अपना काम पूरा करने के बाद ज़ॉम्बीज कार के अंदर बैठे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सागिन को घूरकर देखने लगते हैं, जैसे उसे साफ बता रहे हो कि अगला नंबर उसी का है। तभी कुछ ही पलों में वे सारे ज़ॉम्बीज धीरे धीरे सड़ने लगते हैं और वही घुटनों के बल गिर कर खत्म हो जाते हैं। उधर ज़ॉम्बीज से लड़ाई के दौरान सोगजुन के हाथ को भी एक ज़ॉम्बी पकड़ लेता है, जिससे वह हल्का सा इन्फेक्टेड हो जाता है, लेकिन किस्मत से इन्फेक्शन ज्यादा खतरनाक नहीं होता और हॉस्पिटल में इलाज के बाद उसकी जान बच जाती है। इस घटना के बाद सागिन को समझ आ जाता है कि अगला शिकार वही होगा, इसलिए वो सीधे कंपनी के चेयरमैन सुगिल के पास जाता है और उससे कहता है कि कातिल के कहे मुताबिक लाइव आकर माफी मांग ले। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि सुगिल कंपनी के भविष्य का बहाना बनाकर तुरंत इस बात से मना कर देता है। हालांकि सागिन के चेहरे पर साफ डर देखकर वह कहता है कि इस बारे में वह अपनी बेटी मियोक से बात करेगा। इसके बाद सागिन मजबूरी में वहां से निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचता है सामने मियोक आ जाती है जो अभी अभी वापस लौटी होती है। तभी सागिन को अचानक समझ आता है कि अब कंपनी असल में सुगिल नहीं बल्कि मियोक के कंट्रोल में है। उसे यह भी पता चलता है कि इंसानों पर हुए खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स भी असल में मियोक की ही योजना थी ताकि ज्यादा पैसा कमाया जा सके। उधर असली कातिल को ढूंढने के लिए पुलिस एक बार फिर उस कैदी के पास जाती है जिसने पहले जानकारी दी। इस बार वो कैदी एक नया सुराग देता है और बताता है कि एक्सपेरिमेंट में लोगों की मौत के कुछ समय बाद एक बुजुर्ग इंडोनेशियन आदमी उसके पास आया था। फिर उस बुजुर्ग ने बताया कि उसकी बेटी सेची फार्मास्यूटिकल्स में पार्ट टाइम काम करने गई थी और उसके बाद से गायब हो गई, लेकिन कैदी सिर्फ लोगों को भर्ती करने का काम करता था, इसलिए उसे यह नहीं पता था कि कंपनी के अंदर उनके साथ क्या हुआ। तभी उसने उस बुजुर्ग को कंपनी के अपने कांटेक्ट पर्सन का फोन नंबर दे दिया, लेकिन इसके बाद वह कांटेक्ट पर्सन और उनसे लाशों का भी अचानक कोई पता नहीं चला। फिर जांच में पुलिस को पता चलता है कि वही कांटेक्ट पर्सन असल में वो आदमी था जिसने लाइव इंटरव्यू में खुद को जिंदा लाश के रूप में दिखाया था। अब पुलिस को यकीन हो जाता है कि असली कातिल वही इंडोनेशियन बूढ़ा आदमी है। उसी समय मौत के डर से परेशान सागिन खुद पुलिस के पास आ जाता है और अपनी जान बचाने के लिए सारी सच्चाई बताने लगता है। तभी वो बताता है कि यह ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स नई दवा बनाने के लिए नहीं बल्कि लोगों को मारने वाले बायोकेमिकल वेपन बनाने के लिए किए जा रहे थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ भयानक गड़बड़ हो गई थी। इसके बाद सागिन एक्सपेरिमेंट में मारे गए लोगों की पूरी लिस्ट पुलिस को दे देता है ताकि वे जल्द से जल्द इस मामले को खत्म कर सके। सागिन के जाने के थोड़ी देर बाद जिन्हीं को अचानक एक बात समझ आती है, क्योंकि यह काला जादू उस जगह की मिट्टी से काम करता है जहां ईसान मरा हो और वे सभी लोग सेची फार्मास्यूटिकल्स के पुरान रिसर्च इंस्टीट्यूट में मरे थे। इसलिए जिन्हीं को यकीन हो जाता है कि इंडोनेशियन बूढ़ा आदमी जरूर उसी जगह पर होगा। फिर पूरी टीम तुरंत उस पुराने इंस्टीट्यूट की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन एक्सपेरिमेंट में हुई दुर्घटना के बाद वह जगह कई सालों से पूरी तरह वीरान पड़ी होती है। तभी सावधानी से तलाश करते हुए उन्हें एक कमरे में बेहद डरावना दृश्य दिखाई देता है। कमरे की दीवार पर बड़े बड़े अजीब चिन्ह और सिंबल्स बने होते हैं जो देखने में बहुत खौफनाक लगते हैं। अब उन्हें शक होता है कि शायद यही सिंबल्स लाशों को कंट्रोल करने वाले जादू से जुड़े हुए हैं, लेकिन तभी अचानक उन्हें कहीं से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। फिर दोनों उस आवाज की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन चलते चलते जिन्हीं को महसूस होता है कि उनके पीछे भी कुछ चल रहा है। अचानक पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें पता चलता है कि ज़ॉम्बीज उनका पीछा कर रहे हैं। फिर दोनों तेजी से भागने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज बहुत तेज होते हैं और यंगसू को पकड़ कर जमीन पर गिरा देते हैं। उसी समय एक ज़ॉम्बी जिन्हीं का गला भी पकड़ लेता है और उसकी जान खतरे में पड़ जाती है, लेकिन ठीक उसी पल कोई अचानक दौड़ कर आता है और जिन्हीं को बचा लेता है। तभी पता चलता है कि वह जिन्हीं की बहन सोजिन है, जो उस इंडोनेशियन बूढ़े आदमी की तरह ही एक स्पेल कास्टर है। फिर सोजिन बताती है कि पहले वो खुद बुरी आत्माओं से परेशान रहती थी, इसलिए इलाज ढूंढने के लिए जापान चली गई थी, लेकिन 2.5 साल तक कोशिश करने के बाद भी उसे कोई समाधान नहीं मिला। इसलिए वह चीन के एक मंदिर में पहुंची। वहां एक बुजुर्ग मॉन्क ने उसे सिखाया कि वो इन बुरी आत्माओं को कंट्रोल करना सीख सकती है और इसी तरह वो अनजाने में एक स्पेल कास्टर बन गई। अपनी बहन को खतरे में महसूस करके वो तुरंत उसकी मदद के लिए वहां पहुंच गई। तभी सोजिन ज़ॉम्बी के चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ती है और अचानक उसका शरीर मरोड़ने लगता है। कुछ ही सेकंड में वह ज़ॉम्बी पूरी तरह मुड़कर टेढ़मेढ़ा होकर मर जाता है, लेकिन तभी बाकी ज़ॉम्बीज भी उनकी तरफ दौड़ने लगते हैं।
इसलिए तीनों तुरंत वहां से भागने लगते हैं। ज़ॉम्बीज़ के पकड़ने से पहले ही वे एक पुरानी लेबोरेटरी में छिप जाते हैं। तभी सोजिन शांत चेहरे के साथ एक खास ब्रश निकालती है और कुछ ही सेकंड में जमीन पर एक जादुई पैटर्न बना देती है। इसके बाद वह अपनी उंगली से खून निकालकर जमीन को छूती है और धीरे धीरे एक अदृश्य दीवार बन जाती है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ को रोकते हुए यंगसू अंदर आने से पहले ही बाहर रह जाता है। अब मजबूरी में वो टेबल के नीचे छिप जाता है। फिर ज़ॉम्बीज़ कमरे के अंदर आते हैं और दोनों बहनों को नहीं ढूंढ पाते, लेकिन टेबल के नीचे छिपा यंगसू उनकी नज़र में आ जाता है। उसे बचाने के लिए सोजिन को मजबूरी में बाहर आना पड़ता है। हालांकि वह काफी ताकतवर होती है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ की संख्या ज्यादा होने की वजह से कुछ ही देर में वह कमजोर पड़ने लगती है। यंगसू उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ उसे दूर फेंक देते हैं। तभी आखिरी समय पर जिन आगे आती है और एक ज़ॉम्बी को जोर से गिराकर सोजिन की जान बचा लेती है। फिर जब जिन, सोजिन और यंगसू किसी तरह उस पुराने इंस्टीट्यूट से बाहर निकलते हैं तो सुबह हो चुकी होती है, लेकिन बाहर आकर उन्हें एक और चौंकाने वाली खबर मिलती है। तभी पता चलता है कि जबरदस्त डर और तनाव में जी रहे सागिन ने आखिरकार आत्महत्या कर ली है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि अगला शिकार वही बनने वाला है। उधर चेयरमैन सुगिल भी आखिरकार पब्लिक अपोलॉजी देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी माफी बिल्कुल भी सच्ची नहीं होती। वो बस कुछ औपचारिक शब्द बोलकर जल्दी से बात खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसी नकली माफी असल में कातिल को शांत करने के बजाय उसे और ज्यादा गुस्से में डाल देती है। इसी बीच पुलिस स्टेशन में मौजूद कप्तान एक्सपेरिमेंटर्स की लिस्ट की जांच करते हुए आखिरकार उस इंडोनेशियन बूढ़े आदमी की बेटी का पता लगा लेता है। फिर वो तुरंत यह जानकारी जिन्ही को भेज देता है, जो उसी समय लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही होती है। जैसे ही जिन उस लड़की की तस्वीर देखती है, उसके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी असिस्टेंट होती है। तभी सच सामने आता है कि कुछ दिन पहले जिन्ही ने उसी लड़की का इंटरव्यू लिया था, जिस उस इंडोनेशियन बूढ़े आदमी ने कंट्रोल किया हुआ था। उधर पुलिस सोजिन की मदद से उस पुराने इंस्टीट्यूट में तलाश जारी रखती है और आखिरकार उन्हें उस बूढ़े आदमी का छिपा हुआ ठिकाना मिल जाता है। फिर बूढ़ा आदमी अपना भेष उतार देता है और अपनी ही बेटी के शरीर को कंट्रोल करके जिन्ही से सवाल करने लगता है। इसी समय टीवी पर सुगिल को नकली माफी मांगते देखकर बूढ़ा आदमी गुस्से से भर जाता है। अचानक स्टूडियो की लाइट्स बार बार टिमटिमाने लगती है और माहौल डरावना हो जाता है। तभी बूढ़ा आदमी अपनी बेटी के शरीर को कंट्रोल करके उसे धीरे धीरे सुगिल की तरफ चलने को मजबूर करता है। लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बूढ़ा आदमी अब पूरी तरह पागल हो चुका होता है और वह हर हाल में सुगिल से अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहता है। तभी जैसे ही लड़की अपना हाथ आगे बढ़ाती है, उसका शरीर अचानक सड़ने लगता है। असल में उसी समय सोजिन ने दूर से उस बूढ़े आदमी के जादू को तोड़ दिया था, जिससे सुगिल की जान बच जाती है। अब अपनी आखिरी उम्मीद टूटते देख इंडोनेशियन बूढ़ा आदमी निराश होकर रोने लगता है, क्योंकि आखिर में वह अपने दुश्मन को खुद सजा भी नहीं दे पाया और अपनी बेटी की मौत के लिए एक सच्ची माफी भी नहीं पा सका। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली खलनायक अभी बाकी। अचानक मियोग उस कमरे में पहुंचती है जहां उसका पिता सुगिल छिपा हुआ होता है। सुगिल को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वह दुश्मनों से तो बच गया, लेकिन अब अपनी ही बेटी के हाथों मरने वाला है। फिर सभी गवाहों को खत्म करने के लिए मियोग उस लड़की की एक उंगली काट लेती है। इसके बाद जब सुगिल का ध्यान नहीं होता, वो अचानक उसके चेहरे पर वार कर देती है। कुछ ही सेकंड में सुगिल जमीन पर गिर जाता है और वायरस से इन्फेक्ट होकर तड़पने लगता है। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है, लेकिन मियोग मासूम बनकर रोने का नाटक करने लगती है। लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि पूरा सच पहले ही कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। दरअसल इंटरव्यू से पहले पुलिस ने सुगिल की छाती पर एक छोटा कैमरा लगा दिया था और सब कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। इसका मतलब यह था कि मियोग ने जो कुछ भी कहा और अपने ही पिता को मारने का जो अपराध किया, वो पूरी दुनिया के सामने आ चुका था। अब सबूत इतने साफ थे कि पुलिस तुरंत मियोग को गिरफ्तार कर लेती है और उसे उसके अपराधों की सजा मिलने वाली होती है। आखिर में उस इंडोनेशियन बूढ़े आदमी ने अपनी बेटी और उन सभी निर्दोष लोगों के लिए जो कुछ किया था, उसकी कहानी यही आकर खत्म हो जाती है। आखिरकार इस दर्दनाक बदले की कहानी को एक अंत मिल जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक और शानदार कहानी के साथ।